हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कह लो स्टार्ट तो कर दिया है, बढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफ्स पढ़ रहे हैं। ग्राफ पढ़ रहे हैं फंक्शंस के, जिनके डोमेन और रेंज के साथ अपन पढ़ाई कर रहे हैं। और इस सेक्शन में, इस लेक्चर में अपन जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। आई होप आपने ग्राफ का पार्ट 1 देख लिया होगा। जो कुछ बचे खुचे ग्राफ बच गए थे, उन सभी ग्राफ्स को इंक्लूड करके मैंने यहां पे पार्ट 2 बना दिया है और डिटेल डिस्कशन होगा यहां पे आपके ग्राफ्स के बारे में। कोई भी टॉपिक कुछ भी अपन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी क्लास 11th के मैथ्स की, तो उस पर क्लिक करके जाके पुरानी वीडियोस देखिएगा और उनको देखने के साथ साथ आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी ये तो आप जानते ही हो ना कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। भाई बड़ी अच्छी बात है ये तो। चलो अब इन्हीं सारी अच्छी बातों को लेकर अपन आ जाते हैं किन चीजों पे? अपन आ जाते हैं जो ग्राफ अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पे मैं आपको पहले समझाता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप लिखते कैसे हैं। तो जब भी आप किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो आप लिखते हैं fx इज इक्वल्स टू a की पावर x। क्या लिखते हैं आप? fx इज इक्वल्स टू a की पावर x। यहां पे आपका जो a है बच्चों, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है लेकिन वैल्यूज चेंज हो सकती है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है एक फिक्स्ड नंबर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझाता हूं मैंने। आप ले सकते हो कि आपका जो fx है वो हो सकता है 2 की पावर x, क्लियर है। आप ये कर सकते हो कि आपका fx जो है वो हो सकता है 3 की पावर x, कर सकते हो। आप कर सकते हो कि आपका fx जो है वो हो सकता है 4 की पावर x, आप कर सकते हो, ठीक है। आप और भी चीजें कर सकते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं। आप ये भी लिख सकते हो कि आपका fx जो होगा वो हो सकता है 1/2 की पावर x, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि आपका जो fx होगा वो हो जाएगा 1/3 की पावर x, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि आपका fx जो होगा वो हो जाएगा 5/2 की पावर x, यहां पे कहीं पे कोई इशू नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखते हैं, जहां पे ये जो a है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, फंक्शन के हिसाब से रख सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब बच्चों यहां पे आपने कुछ चीजें देखी होंगी। सबसे पहली चीज तो ये देखी होगी कि यहां पे जो a है, मेरा जो a कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यूज को जरा ध्यान से देखो। मैंने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो इसके मतलब समझ गए होंगे कि यार सर कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ और वैल्यूज रख देता हूं। मालूम है यहां पे मैं ये वैल्यूज भी रख सकता हूं। a की जगह मैं रख सकता हूं 0.2 की पावर x, कोई इशू नहीं है। मैं यहां पे ये भी रख सकता हूं कि 0.5 की पावर x, इसमें भी कोई इशू नहीं है, मालूम है। और बताता हूं, मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि fx इज इक्वल्स टू 1.2 की पावर x, इसमें भी कोई इशू नहीं है। मैं ये भी लिख सकता हूं fx इक्वल्स टू 4.5 की पावर x, इसमें भी कहीं पे कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अब यहां पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको करवाना चाहता हूं कि अगर आप इस a की वैल्यू को ध्यान से देखेंगे ना, तो इस a की वैल्यू में थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है तो मैं बताता हूं। अगर देखिए a क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 1/2 है, 1/3 है, 5/2 है, 0.2 है, 0.5 है, ये 1.2 है, 4.5 है। ऐसे बहुत सारे कंटिन्यू हो सकते हैं। सर a की वैल्यू क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है? एक तो चीज आप समझ गए होंगे कि सर ने जब भी a की वैल्यू रखी है हमेशा पॉजिटिव रखी है। जब भी सर ने a की वैल्यू रखी है हमेशा पॉजिटिव रखी है। देख लो ना, हमेशा 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 5/2, 0.2, 1.2, 4.5, हमेशा मेरा a क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां से मैं पहला कंक्लूजन ये ड्रॉ करूंगा कि मेरा जो a होगा हमेशा क्या होगा? यह हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। इनफैक्ट मेरा a जो है कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, a 0 क्यों नहीं होगा? अरे सर सिंपल सी बात है, अगर आप गलती से a 0 रख दोगे तो 0 की पावर x क्या मिलेगा? सर हमेशा 0 मिलेगा। 0 पे कुछ भी पावर चढ़ा दो, आंसर क्या मिलेगा? आंसर तो 0 मिलेगा ना। तो इसको लिखने का मतलब है क्या? a को 0 लेने का मतलब है क्या? नहीं है। इसीलिए मैंने क्या लिया कि मेरा a जो है हमेशा वो 0 से बड़ा रहेगा।
ये अपना ए का क्राइटेरिया है, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं तो आपका जो ए होता है हमेशा वो जीरो से बड़ा आता है, जीरो से छोटा वो कभी हो ही नहीं सकता, वो जीरो के बराबर भी नहीं हो सकता। एक और लिमिटेशन है ए पे, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? मैं कर पा रहा हूं। यहां पे अगर आप ए की सारी वैल्यूज को देखेंगे, मेरा ए जो है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। मेरा ए जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता बच्चों? वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। 1 के अलावा सब हो जाएगा, पर मेरा ए जो है कभी भी 1 तो होगा ही नहीं। तो ये दो लिमिटेशंस आपको ए पे ध्यान रखने हैं। पहला, ए 0 से बड़ा होगा, दूसरा आपका ए जो है कभी भी 1 नहीं होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ये तो अपन ने बात कर ली कि ए की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। अब बात आता है कि ठीक है सर, आपने समझा दिया कि ए पॉजिटिव होगा, ए कभी भी 1 नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। एक बात बताओ, ये जो फंक्शन है आप इसके डोमेन और रेंज के बारे में क्या कहना चाहते हो? तो चलिए अपन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, तो आपके पास फंक्शन क्या है? आपके पास फंक्शन है a की पावर x। अगर आप इस फंक्शन के डोमेन की बात करोगे बच्चों, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि जो x है ना, उस x की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर डाल सकते हो। यानी कि आप -∞ से +∞ तक में कोई भी x डालोगे, कहीं कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया। बात आती है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो सुनिए, जब आप इस फंक्शन के रेंज की बात करते हैं तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये जो फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, ये फंक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। क्या आंसर देगा बच्चों? हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, कभी भी 0 नहीं देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो अगर मैं यहां पे फंक्शन की रेंज की बात करूं तो ये होता है 0 से इंफिनिटी। क्या होता है? 0 से इंफिनिटी। आप जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स को दिखाने के लिए हम 0 से इंफिनिटी का यूज करते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हो r प्लस। क्या कह सकते हो? r प्लस, यानी कि सारे के सारे कौन से नंबर? आपके पॉजिटिव नंबर। क्या चीजें आपको क्लियर हैं? कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो डोमेन होंगे सारे रियल नंबर, रेंज होंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। तो एक बात बताओ, क्या मेरा फंक्शन का रेंज 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या मेरे फंक्शन का रेंज -1 हो सकता है? नहीं हो सकता। रेंज मतलब क्या फंक्शन का आउटपुट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। -1 हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बात बताओ, 1 हो सकता है? यस सर, 1 हो सकता है कि 1 पॉजिटिव में लाई करता है। तो ये अपन ने फंक्शन की डोमेन और रेंज को भी डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि सर फंक्शन को भी तो डिस्कस करो, इसका ग्राफ वगैरह भी तो डिस्कस करो। तो ग्राफ वगैरह अपन डिस्कस करेंगे, पर ये जो फंक्शन होता है ना बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ बातें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने वाली हैं। एक एक करके उन बातों का अपन डिस्कशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सुनिए भैया, आपके a की वैल्यूज मैंने क्या बताई थी? सर आपने बोला था कि a 0 से बड़ा होगा और a जो है कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ये जो क्राइटेरिया आपके सामने है ना, इस क्राइटेरिया को अपन 2 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में बांटते हैं। चलो सर बांट के दिखाओ। तो पहला हिस्सा बच्चों ये होता है कि आपका जो a होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, हमेशा याद रखिएगा। ये पहला तरीका है फंक्शन को डिवाइड करने का। और दूसरा तरीका आपका ये होता है कि आपका जो a होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है? वो हमेशा आपके 1 से बड़ा होता है। तो एक क्राइटेरिया ये है, दूसरा क्राइटेरिया जो आपके फंक्शन का है ये है। ये 2 क्राइटेरिया होते हैं आपके फंक्शन में, 0 से 1 के बीच में, और किससे बड़ा? आपके 1 से बड़ा। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा सर, ये कैसे इफेक्ट करता है फंक्शन को, ये बताओ, और इन दोनों से रिलेटेड आप एग्जांपल्स भी समझाओ। तो सुनिए, मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा कि मेरा जो फंक्शन है, मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर x। ये जो होते हैं ना इस टाइप के फंक्शन, जहां पे आपका जो a होना चाहिए 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, इस टाइप के फंक्शंस अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इसमें कौन से डिस्कस कर सकते हैं? तो इसमें अपन डिस्कस करते हैं 2 की पावर x। और कौन से डिस्कस करते हैं अपन इसमें डिस्कस करते हैं 3 की पावर x। अपन इसमें और कौन सा डिस्कस कर सकते हैं? अपन डिस्कस कर सकते हैं 4 की पावर x। ये सारी चीजें हैं जो अपन इन केसेस में फंक्शन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है कि सर इस केस को भी डिस्कस करिए आप, और आप जो है ना इस केस को भी डिस्कस करिए एकदम अच्छे से, एकदम डिटेल में। चलिए, तो अपन दोनों केस को एक एक करके डिस्कस यहां पे करते हैं। पहले कौन सा केस डिस्कस करना चाहते हो? पहले मेरे हिसाब से अपन दूसरा वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि था आपका
कि a जो होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे फंक्शन को मैं 3 हिस्सों में तोड़ता हूं। कितने हिस्सों में तोड़ता हूं बच्चों? 3 हिस्सों में तोड़ता हूं। एकदम देखना, मेरा फंक्शन टूटता है इन 3 हिस्सों में। मैं लिखता हूं कि मेरा जो फंक्शन है, जैसे कि a की पावर x है, क्या है मेरा फंक्शन? मेरा फंक्शन है a की पावर x। ये मैं जानता हूं, जहां पे मेरा a है 1 से बड़ा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2 की पावर x। ये 3 हिस्सों में टूटेगा। पहला हिस्सा, आपका जो x है ये 0 से बड़ा होगा। आपका x क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो जब आपका x 0 से बड़ा होता है तो आपके फंक्शन की जो वैल्यू होती है, आपके फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है। मान लो फंक्शन की वैल्यू क्या है? मान लो फंक्शन की वैल्यू y है। मान लो फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों? y है। y मतलब फंक्शन का जो रेंज है हमेशा क्या मिलेगा? आपके 1 से बड़ा मिलेगा। कब मिलेगा? जब फंक्शन 2 की पावर x, a की पावर x यानी कि a 1 से बड़ा होगा। तो जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तो आपके फंक्शन का रेंज जो है 1 से बड़ा मिलेगा। वहीं पे अगर आप x को 0 के बराबर रख देंगे, उस केस में आपका जो फंक्शन का रेंज है वो आपको हमेशा कितना मिलता है? 1 मिलता है। ये काफी ऑब्वियस है। देखो ना, अगर आप यहां पे 2 की पावर 0 रख दोगे आपको आंसर कितना मिलेगा? आपको आंसर 1 मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर आप यहां पे x की वैल्यू 0 से छोटी रख देते हैं, कितनी रख देते हैं? x की वैल्यू 0 से छोटी रख देते हैं, तो इन केस में आपका जो रेंज का वैल्यू है हमेशा वो 1 से क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होगा तो हमेशा पॉजिटिव। यहां पे 1 से छोटा भले ही है पर वो एक्चुअली किससे बड़ा है? वो एक्चुअली 0 से बड़ा है। इसीलिए इस केस में जब x 0 से छोटा होता है तो आपके फंक्शन का रेंज 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। अब बात आती है कि सर आपने एक कंडीशन डिस्कस कर दी, अब इस कंडीशन पे हमको जो है ग्राफ बना के दिखाओ, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ भी अपने को अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये a के हिसाब से ना फंक्शन का ग्राफ जो है बदलता है। चलिए तो अपन ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करना चाहते हैं, इधर एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे ये आपका x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है ना। इस तरफ जो x होता है पॉजिटिव होता है, इस तरफ जो x होता है नेगेटिव होता है, और यहां पे आपका x क्या होता है बच्चों? 0 होता है, ओरिजिन होता है। तो इसके हिसाब से ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलो कर दूं। तो मैं अभी के लिए ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं 2 की पावर x, ठीक है। देखना जरा, तो जैसे ही मैं यहां पे x की वैल्यू, अच्छा ये पॉइंट को आप बोल दीजिए 1, इस पॉइंट को क्या बोल दीजिए आप? इस पॉइंट को आप अभी के लिए बोल दीजिए 1। क्लियर है? अब देखो, एक मैं लाइन बना देता हूं जो लाइन आपको बहुत सारी बातें बताएगा। ये जो लाइन है मेरा x बराबर y बराबर 1 है, ठीक है। देखो, जब मेरा x 0 से छोटा था, जब मेरा x क्या था? 0 से छोटा था, है ना। यही फंक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसी फंक्शन का। जब मेरा x 0 से छोटा था यानी कि लेफ्ट में था, तो मेरे फंक्शन का रेंज क्या होगा? 0 से 1 में। मेरे फंक्शन का रेंज क्या होगा? 0 से 1 में। मतलब मेरा फंक्शन 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। इस चीज को कैसे दिखाओगे मालूम है? इस चीज को तुम ऐसे दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? इस चीज को तुम ऐसे दिखाओगे। और देखो, जैसे ही मेरा x 0 हुआ तो फंक्शन ने क्या दिया? 1 दिया। देखो भैया, आ गया फंक्शन 1 पे। क्लियर है? अच्छा, जैसे ही मेरा x पॉजिटिव हुआ यानी कि 0 से बड़ा हुआ, मेरे फंक्शन का रेंज 1 से बड़ा हुआ, यानी कि मेरा जो फंक्शन है ना ऐसे चढ़ता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा फंक्शन ऐसे मस्त ऊपर चला जाएगा, कहीं पे कभी भी वो नहीं रुकेगा। समझ गए? तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपके सामने मैंने वो फंक्शन बनाया है। कौन सा एग्जांपल बनाया है मैंने आपके सामने बनाया है 2 की पावर x। ऐसा ही एग्जांपल आप 3 की पावर x के लिए बना सकते हो, 4 की पावर x के लिए बना सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है। मान लो यहां पे आपको एग्जांपल बनाना होता है, ध्यान से देखना। मान लो उसने बोला यार तुमने 2 की पावर x के लिए तो बना दिया, मेरे को ना तुम 3 की पावर x के लिए बनाओ। तुम क्या बोलते? अरे सेम होगा भाई, तुम्हारा a क्या है? 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है ना। तो क्या करोगे तुम? इधर देखो, यहां पे तुम बोलोगे कि जैसे तुम्हारा नेगेटिव है तो तुम ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, यहां पे रुकोगे, 0 हुआ तो 1, और इसके ऊपर मस्त तुम ऐसे चला जाओगे तो तुम्हारे फंक्शन का ग्राफ जो बन गया। किसका ग्राफ है ये? 3 की पावर x का ग्राफ है। सिमिलर बनता है 2 की पावर x जैसा, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस को अपन अलग ग्राफ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पे ग्राफ कैसे बनना है? a की पावर a की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो ग्राफ ऐसा बनना है। अब यहां पे बात खत्म नहीं होती। अगर मान लो यहीं पे आपको 4 की पावर x का ग्राफ बनाना होता, ऑल्दो सिमिलर नहीं होता है, थोड़े चेंजेस होते हैं, पर जो मेन दिखने में होता है ना वो सिमिलर होता है कि जैसे ही x की वैल्यू 0 से छोटी थी तो 0 से 1 तक पहुंचा और ऐसे ऊपर चला गया। अच्छा, आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करनी है आपको। आप देख सकते हैं
है, मैं जो ये फंक्शन का लाइन बना रहा हूं ना, ये कभी भी मेरे एक्स एक्सिस से टच नहीं करवा रहा हूं, कभी भी मेरे एक्स एक्सिस से बच्चों टच नहीं करवाता हूं। इनफैक्ट ये कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? तो यहां पे देखो, जब तुम्हारा x लेस देन 0 था तो तुम्हारा रेंज जो था 0 से बड़ा था, 0 के इक्वल नहीं था। अगर वो 0 के इक्वल होता तब वो एक्स एक्सिस को कट करता। क्या अभी वो 0 के इक्वल है? नहीं है, 0 से बड़ा है। अब वो 0 से बड़ा है, इसलिए तुम्हारा फंक्शन का ग्राफ इस एक्स एक्सिस का हमेशा ऊपर रहेगा। तुम कितनी भी दूर चले जाओ, वो टच, अरे सर टच करवा दिया सर आपने, वो टच नहीं करेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। ऑलवेज इट विल बी अवर, कभी भी टच नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, नेवर एवर। तो सर ऐसा कैसे बनाओगे? ऐसा बनाने के मतलब बच्चों ऐसा कुछ है कि वो पास जा रहे हैं, वो एकदम करीब आ सकते हैं पर टच नहीं कर सकते, एकदम करीब आ सकते हैं पर वो टच नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो अपन बुलाते हैं एसिम्प्टोटिक। क्या बुलाते हैं अपन बुलाते हैं एसिम्प्टोटिक, यानी कि वो छू नहीं सकता भले ही कितना करीब चले जाए। इसका मतलब ऐसा है, तुम्हारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है ना, जिसके ऊपर से वायर का इंसुलेटर जो कवर होता है रबर का हट जाए, तुम उसके कितने भी पास जा सकते हो। अगर छूओगे खत्म खेल, 0, खत्म, सब खत्म, तुम मर गए। लेकिन उसके तुम कितने भी करीब जाओ, जब तक छुओगे नहीं तब तक तुम जीवित रहोगे, तुम जिंदा रहोगे। ऐसा ही खेल इस ग्राफ का है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना, ये मेरे एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं, हमेशा ऐसा करीब से जाएगा पर कभी भी टच नहीं करेगा। इस तरीके से आप ऐसे सिचुएशन में ग्राफ बना सकते हैं। आप इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। अब मालूम है, ये ग्राफ कोई भी बना लेता है, कोई भी समझ लेता है। इससे बड़ा चैलेंज आता है फंक्शन के बीच में कंपैरिजन करना। क्या करना? फंक्शन के बीच में कंपैरिजन करना। जैसे कि कई बार आपको बोला जाता है कि यार कंपेयर करो, 2 की पावर x का कंपेयर करो, 3 की पावर x का कंपेयर करो, 4 की पावर x का कंपेयर करो। इन फंक्शंस को आप क्या करो? कंपेयर करके दिखाओ। तो यहां पे मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूं जिससे आप कभी भी कंपेयर कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि पिछले केसेस में ना मेरे x पे चीजें डिपेंड थी ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए चीज अलग, x इक्वल टू 0 के लिए अलग, x लेस देन 0 के लिए अलग। ऐसा ही खेल आपको कुछ यहां पे खेलने को मिलेगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। जब पहला केस आपका अगर x 0 से बड़ा होता है, अगर आपका x 0 से बड़ा होता है तो रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि 5 की पावर x बड़ा होगा 4 की पावर x से, वो बड़ा होगा 3 की पावर x से, वो बड़ा होगा 2 की पावर x से। समझ गए रिलेशन? यानी कि जितनी बड़ी वैल्यू a की वैसे वैसे रिलेशन होगा। कब ऐसा होता है बच्चों? तब ऐसा होता है जब आपका x जो होता है 0 से बड़ा होता है। क्लियर है? क्लियर है। दूसरा केस, अगर यहां पे आपका x 0 के बराबर हो गया, मालूम है उस केस में क्या होता है? हर जगह तुमने 0 चढ़ा दिया, 5 की पावर 0, 4 की पावर 0, हर जगह आंसर क्या आया? 1 आया। तो ऐसे केस में लिख सकते हो कि 5 की पावर x, 4 की पावर x, तुम्हारे 3 की पावर x, तुम्हारे 2 की पावर x, सबकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अच्छा, यहां पे 5, 4, 3, 2 तक जा सकते हो। मालूम है ना अपन कौन सा केस लेके चल रहे हैं बच्चों? अपन केस लेके चल रहे हैं कि अपना a जो है 1 से बड़ा है, उसी के लिए सारी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी उसके लिए तो पढ़ना बचा है कि 0 से 1 के बीच में है, उसके लिए कुछ ऐसा है। और अभी आता है आपके पास लास्ट में तीसरा केस, जब आपका x जो होता है 0 से छोटा होता है। जब आपका x 0 से छोटा होता है, अब समझ गए होगे भाई, 0 से बड़े के लिए ऐसा था, 0 के लिए इक्वल था, तो 0 से छोटे के लिए क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि 5 की पावर x 4 की पावर x से छोटी होगी, ये 3 की पावर x से छोटी होगी, और ये 2 की पावर x से छोटी होगी। यानी कि जितना बड़ा a उतनी ही छोटी उसकी क्या? वैल्यू। क्या इस चीज को हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं? यस, हम इस चीज को ग्राफ पे दिखा सकते हैं। तो चलो सर दिखाओ जरा ग्राफ पे। तो ध्यान से देखना। मान लो मैंने ग्राफ का ये बना लिया y, मैंने ग्राफ का बना लिया है ये x। एकदम ध्यान से देखना, ठीक है? कौन से के लिए डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? अभी भी अपन a ग्रेटर देन 1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे अपने को ग्राफ, मैं आपको चैलेंज देता हूं, चैलेंज क्या बता ही दे रहा हूं आपको, बनाना है 5 की पावर x तक मत जाओ, ज्यादा हो जाएंगे। सिंपल लेते हैं, 3 की पावर x के लिए बनाओ, एक 4 की पावर x के लिए बनाओ, और एक जो है आपको 2 की पावर x के लिए बनाना है। 3 ग्राफ जो है आपको यहां पे बनाना है, ठीक है? सुनो, इन तीनों की वैल्यू इक्वल कब होती है? तो इन तीनों की वैल्यू सर इक्वल होती है x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे क्या होती है? तीनों की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है? सर होती है, आपने भी पिछले पन्ने में बताया था। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है? जितना बड़ा a उतना बड़ा वैल्यू। अच्छा, एक बात बताओ, वैल्यू बड़ी होना ग्राफ में क्या दिखाएगा? ग्राफ अगर ऊपर है तो उसकी वैल्यू बड़ी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे आपके सामने 2 की पावर x बनाया। एकदम ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके लिए क्या बनाया? मैंने आपके लिए यहां पे बना दिया, ऐसा बना ले क्या? हाँ, ऐसा बना लीजिए। मान लीजिए ये मैंने जो ग्राफ है आपके लिए बनाया है 2 की पावर x का। किसका बनाया है बच्चों? 2 की पावर x का, ठीक है? अभी मुझे बनाना है इसका 3 की पावर x का। तो 3 की पावर x के लिए
अगर मेरा x 0 से राइट में है, 0 से बड़ा है, तो उसकी वैल्यू ऊपर है, यानी कि 3 की पावर x का ग्राफ जो है ना ऐसे ऊपर बनेगा। 3 की पावर x का ग्राफ क्या बनेगा, हल्का सा ऊपर बनेगा, एलिवेटेड बनेगा। अच्छा देखो 0 पे तो वैल्यू सेम हो गई। अब 0 से अगर पीछे आते हो तो मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था सर, आपने कुछ ऐसा सिखाया था कि जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी, मतलब लेस देन 0 पे क्या हो जाता है कि आपका 3 की पावर x जो है छोटा हो जाता है 2 की पावर x से। भैया वैल्यू छोटी है तो 3 की पावर x का ग्राफ भी क्या आ गया आपके पास, नीचे आ गया। समझ गए? अगर मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपके लिए कलर चेंज कर देता हूं ना, आप अच्छे समझेंगे। ये जो मैं पर्पल कलर से बना रहा हूं ना बच्चों, ये पर्पल कलर से मैं बना रहा हूं 3 की पावर x। ये पर्पल कलर से किसको बनाया मैंने, पर्पल कलर से मैंने बनाया है 3 की पावर x, और रेड कलर से मैंने बनाया है 2 की पावर x। आप देख सकते हैं मैंने बताया था पिछले पेज में, अगर आप x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो जितना बड़ा a का वैल्यू उतना बड़ा ग्राफ, उतनी बड़ी वैल्यू उतना ऊपर ग्राफ, और x लेस देन 0 के लिए जितना बड़ा a की वैल्यू उतना नीचे ग्राफ, उतनी कम वैल्यू, उस तरीके से नीचे जो है एक दूसरे के ग्राफ बन जाएंगे। यहीं पे मान लो आपको मैंने चैलेंज दे दिया कि यार तुम ना 4 की पावर x के लिए मेरे को ग्राफ बना के दिखाओ, तो तुम बोलोगे अच्छा 4 की पावर x के लिए बनाना चाहते हो तो इस तरफ तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर होगा। क्या होगा इस तरफ, ग्राफ ऊपर होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी होगी, a की वैल्यू बड़ी है। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ आएंगे ना, आपका ग्राफ जो है नीचे हो जाएगा, इस तरीके से मस्त वो चलेगा, हमेशा नीचे रहेगा। समझ गए? इस तरीके से a की वैल्यूज पे आपका ग्राफ जो है डिपेंड करता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, इस ग्राफ में कुछ बातें रहती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि तीनों कहां पे इक्वल होते हैं, तीनों x बराबर 0 पे इक्वल होते हैं। राइट साइड में जितना बड़ा a उतना ऊंचा ग्राफ, लेफ्ट साइड में जितना छोटा a उतना ऊपर ग्राफ, या जितना बड़ा a उतना नीचे ग्राफ। एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे कि ये सारे ग्राफ कभी भी आपके x एक्सिस को टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि टच कर गए तो भैया फिर तो आपके फंक्शन का रेंज 0 हो गया, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन का रेंज बता दिया था। आई होप ये सारा डिस्कशन जो है ना आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जरूरी चीजें हैं। अभी तक बच्चों अपन कौन सा डिस्कस केस कर रहे थे मालूम है? अभी तक अपन ये वाला केस डिस्कस कर रहे थे जब आपका a जो है 1 से बड़ा है, तो उसमें अपन ने ये डिस्कस किया कि ग्राफ कैसे बनता है, उसमें अपन ने ये डिस्कस किया कि कंपैरिजन कैसे होता है, और फिर ग्राफ के थ्रू कंपैरिजन कैसे होता है अपन ने वो भी डिस्कस किया। अभी अब बात आएगी बच्चों कि अगर आपका a जो होता है, सर a की वैल्यूज तो आपने अलग अलग बताई थी, अगर आपका a जो है वो 0 और 1 के बीच में है तब क्या सिचुएशन होती है वो बताइए। तो सुनिएगा, जो सिचुएशन आपने a ग्रेटर देन 1 में डिस्कस करी थी ना, उसकी जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन यहां पे होगी। मैं आपको डायग्राम नहीं, फंक्शन को ब्रेक करके दिखाता हूं। देखिएगा, मान लीजिए मैंने फंक्शन लिया मेरा, ठीक है, एक एग्जांपल से लेके शुरुआत करेंगे अपन। जैसे कि अपन ने एग्जांपल ले लिया 1/2 की पावर x। क्या ले लिया? 1/2 की पावर x। तो ऐसा अगर आपने फंक्शन ले लिया तो यहां पे 3 केसेस बनते हैं। अगेन कौन से 3 केसेस बनेंगे? x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 और आपका x लेस देन 0। ये 3 केसेस बनेंगे। यहां पे सुनिए, जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में क्या था कि अगर फंक्शन की रेंज y है, अगर फंक्शन की रेंज y है तो y जो है ना 1 से बड़ी रहेगी, ऐसा बताया था ना मैंने। तो यहां पे क्या बोल दोगे, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आपके y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। चीजें उल्टी हो जाती हैं, जस्ट समझ गए? वहां पे अगर मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए इधर आपको समझ में आएगा। इधर देखो, कहां, हाँ यहां देखो, जब y 1 से बड़ी थी तो सॉरी, जब x ग्रेटर देन 0 था तो y 1 से बड़ी थी, और x लेस देन 0 था तब y 0 से 1 से था। अब मैंने क्या बोला भैया, मैंने रेसिप्रोकल की हैं चीजें, तो ये चीजें भी तो उल्टी होंगी, तो यही की है मैंने। यहां पे आप देखोगे ना, तो सबसे पहले मैंने इस ग्राफ में जैसे ही मैंने मेरा x ग्रेटर देन 0 कर दिया तो नीचे वाला केस ऊपर आ गया। लेकिन x अगर 0 के बराबर होगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपको 1 का 1 ही मिलेगा। अरे भाई, किसी भी चीज की पावर 0 चढ़ाते हो आंसर 1 मिलता है। और वहीं पे x लेस देन 0 करोगे तो याद आ गया, समझ गए? इस केस में 0 से 1 के बीच में था, तो इस केस में क्या होगा, आपका y जो होगा 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये 3 केसेस आपके बनते हैं। ये 3 केसेस कब होल्ड करते हैं? जब आपका a 0 से 1 के बीच में है। जैसे कि एक ये एग्जांपल हो गया, जैसे कि आप 1/3 की पावर x रख सकते हैं, जैसे कि आप 1/6 की पावर x रख सकते हैं। ये सारे वो केसेस हैं जहां पे आपका वेरिएबल वो कांस्टेंट a जो है वो 0 और 1 के बीच में है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है।
क्लियर है, अच्छी बात है सर। अब यहां पे वापस से बच्चों कंपैरिजन की बात आती है कि सारी चीजें अपन को कंपेयर करनी पड़ती है। चलिए कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें दे दी, मैंने आपको 1/2 की पावर x, और मैंने आपको दे दिया 1/3 की पावर x, और मैंने आपको दे दिया 1/4 की पावर x। ये सारी चीजें मैंने आपको जो है दे दी, और मैंने आपसे पूछा इनको कंपेयर करो। तो सुनना, जब आपका x जो है वो 0 से बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, जब आपका x 0 से बड़ा रहेगा तो आपका 1/2 की पावर x बड़ा होगा किससे, 1/3 की पावर x से, और ये किससे बड़ा होगा बच्चों, ये बड़ा होगा 1/4 की पावर x से, और ये बड़ा होगा आपके 1/5 की पावर x से। आप इस तरीके से चीजें ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे अगर आपका x 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे 1/2 की पावर x जो है इक्वल होगी आपके 1/3 के पावर x से, ये इक्वल होगी आपके 1/4 की पावर x से, और ये इक्वल होगी आपके 1/5 की पावर x से। आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं। वहीं पे तीसरा केस आता है कि अगर आपका x 0 से छोटा होगा तो समझ ही गए कि इस केस का उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 1/2 का पावर x जो है छोटा होगा 1/3 के पावर x से, और ये छोटा होगा आपके 1/4 की पावर x से, और ये छोटा होगा आपके 1/5 की पावर x से। आप इस तरीके से चीजें ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है कि सर ग्राफ कैसे बनाओगे, तो चलो पहले इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको ग्राफ डिस्कस करते वक्त कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी जहां पे मैंने आपको सिखाई थी। क्या सिखाया था, याद है? 3 केसेस आपको मैंने ये सिखाया था कि मान लीजिए आपका फंक्शन है 1 की पावर 2 की पावर x, तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। आपका अगर x 0 से बड़ा है तो आपके इस फंक्शन की वैल्यू किससे छोटी रहेगी भैया, 1 से छोटी रहेगी, और किसके बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहती है। याद है ना, बताया था मैंने किससे छोटी रहती है। बेसिकली याद रख लो, आपके फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी रहती है और 0 से बड़ी रहती है, तो अपन जानते ही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 0 से तो बड़ी रहेगी। वहीं पे x जब 0 होता है तो ये 1 बन जाता है, और वहीं पे जब आपका x जो होता है ये 0 से बड़ी, ये 0 के इक्वल, और ये जब अगर 0 से छोटी हो जाए, तब मैंने क्या बताया था, तब मैंने बताया था कि आपके फंक्शन की वैल्यू जो होती है 1 से बड़ी रहती है। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए 0 है तो 0 पे कितना मिला आपको, 1 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे ही x 0 से बड़ी है, यानी कि ये तो ओरिजिन है, इस तरफ 0 से बड़ी है, तो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। ये आपकी 1 वाली लाइन है। कौन सी वाली लाइन है बच्चों, ये आपके 1 वाली लाइन है। आपको क्या करना है, इससे छोटी, तो आप इस तरीके से ऐसे छोटी बना देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके x एक्सिस को कभी भी ये टच ना करे, क्रॉस ना करे। वहीं पे x 0 पे तो 1 दे दिया, x 0 से छोटी यानी कि इस तरफ, तो 1 से बड़ा है, यानी कि फंक्शन जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। किसका बनाया अपन ने ग्राफ, अपन ने यहाँ पे ग्राफ बनाया है 1/2 की पावर x का। क्लियर है? इस तरीके से आप किसी का भी बना सकते हैं। 1/3 की पावर x का भी ग्राफ जो है ना ऐसा ही दिखेगा, बस कुछ चेंजेस होंगे। अब जैसे कि अपन ने लास्ट केस में कंपेयर किया था ना अलग अलग ग्राफों को एक ही ग्राफ पेपर पे बना के, वैसा ही कुछ कंपैरिजन अपने को यहां पे भी करना पड़ेगा। तो चलिए वही कंपैरिजन अपन करते हैं। किस किस को कंपेयर करना चाहते हो, 2 को कंपेयर करते हैं इस बार, 3 को नहीं कंपेयर करेंगे। 1/2 की पावर x को कर लो, 1/3 की पावर x को कर लो, और ऐसे करो 1/4 की पावर x को भी कर ही लेते हैं। चलो आ जाओ। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर x से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो 1/2 की पावर x सबसे बड़ी होगी, फिर 1/3 की पावर x आएगी, फिर 1/4 की पावर x आएगी। तो चलो बनाते हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, ये अपन ने मान लीजिए बना दी है, अरे थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, ये जो अपन ने है बना दी है 1/2 की पावर x। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, 1/3 की पावर x कम वैल्यू की है, वो कुछ नीचे आएगी। ये हो गई आपके पास 1/3 की पावर x, और वहीं पे अरे कलर चेंज कर दो सर, कलर चेंज कर दो, रुक जाओ, कलर चेंज करते हैं। तो इसके लिए अपन पर्पल कलर लेते हैं, ठीक है, 1/3 की पावर x के लिए। तो वो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। कौन है ये, 1/3 की पावर x। और वहीं पे अगर आप 1/4 की पावर x बनाना चाहते हैं तो वो और नीचे होगा, तो ये आपके पास बनेगा कौन सा, 1/4 की पावर x। तो इसको भी ब्लैक कर देता हूं जिससे आप समझ सकोगे कि कौन है ये, 1/4 की पावर x है। क्लियर है? बढ़िया। अच्छा, 0 पे तो तीनों ने 1 दिया, बात ही खत्म हो गई। इसके बाद बात आती है कि सर 0 से इधर कैसे, तो मैंने बोला था ना 0 से इधर आओगे, नेगेटिव में आओगे तो जो इधर बड़ी है वो इधर छोटी हो जाएगी। यानी कि यहां पे अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू बताऊं ना तो ये जो 1/4 वाली है ना ये सबसे ऊंची जाएगी, और फिर कौन जाएगी, फिर आपकी पर्पल वाली, ये इसके नीचे रहेगा, और फिर सबसे नीचे कौन रहेगा, सबसे नीचे रहेगी आपकी लाल वाली। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। समझ गए? इस तरीके से आप ग्राफ को जो है एक पेपर पे बना सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, 1/2, 1/3, 1/4
उधर ऊपर रहता है और इधर 1/2 1/3 1/4 रिवर्स ऑर्डर में रहता है। इतना ध्यान रखोगे ना, आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पूरा ग्राफ क्लियर है। तो इतना ही था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इससे ज्यादा नहीं होता है, इसके बाहर कोई भी सवाल भी आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसा करिए, मैं सारी चीजों का 1 बाय 1 आपको दिखा देता हूं, जिससे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना बचे। बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, तो ऐसा करो आप स्क्रीनशॉट की जगह वीडियो को पॉज करके लिख लोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा डिस्कस किया है, पर आपको समझने के लिए इस वीडियो को एक दो बार और देखना चाहिए, जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। क्लियर क्लियर, आ जाइए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करने के बाद, अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ना एक स्पेशल फंक्शन होता है, एक स्पेशल फंक्शन में डिस्कस कर देता हूं। ये जो स्पेशल फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, इसको अपन बुलाते हैं e की पावर x। क्या बुलाते हैं अपन? e की पावर x। जैसे यहाँ पे a की पावर x था ना, क्या था? a की पावर x था। ये a की पावर x की जगह कौन सा फंक्शन है? e की पावर x। यहाँ जो e है उसने एक्चुअली वैल्यू लेके रखी है किसकी? a की, ठीक है। तो e जो होता है एक्चुअली एक कांस्टेंट होता है, इसको अपन बुलाते हैं यूलर्स कांस्टेंट। क्या बुलाते हैं अपन इसको? अपन इसको बुलाते हैं यूलर कांस्टेंट। अपन को बस इतना याद रखना है कि a की जगह कौन आ गया है? आपका e आ गया है। और यूलर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट कुछ कुछ रहती है, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बड़ा स्पेशल फंक्शन है e की पावर x, और इसकी भी ग्राफ जो है आपको बनानी आनी चाहिए। तो चलिए मैं इसका ग्राफ बनाना सिखा देता हूं। तो इसके ग्राफ बनाने में आपको क्या करना है, ये फंक्शन लेना है। मान लो ये x बराबर क्या है? 0 है, तो आप इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ऐसा लेके जाते हैं। अरे ऐसा क्यों बना इसका ग्राफ? अरे भैया e की पावर x है, तो यहाँ पे जो मेरा e है वो एक्चुअली 2 पॉइंट कुछ कुछ है ना, तो वो तो 1 से बड़ा होगा ना। तो ये किससे कंपेयर करोगे? इसको 2 की पावर x से कंपेयर करोगे, तो उस हिसाब से इसका ग्राफ कुछ ऐसा आपके पास बनता है। किसका ग्राफ बनाया मैंने? तो ये ग्राफ मैंने बनाया है आपके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि है आपके पास e की पावर x। बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को खत्म करने के बाद अपन बढ़ सकते हैं एक और नए फंक्शन पे, जो कि होता है कौन सा फंक्शन? जो कि होता है आपके पास लोगैरिथमिक फंक्शन। देखिए लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है? कमाल का फंक्शन होता है। पहले तो देखो लिखते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। तो अपन फंक्शन को लिखते हैं f(x) = log, और यहां पे लिखा जाता है a और यहां पे लिखा जाता है x। अब समझिए इसमें क्या चीजें क्या है। यहां पे जो a है इसको कहते हैं बेस ऑफ लोगैरिथम। इसको क्या कहते हैं? आप इसको कहते हैं बेस, जो नीचे आप पुट करते हैं। अगेन ये जो बेस है ये आपके कांस्टेंट होंगे, पर इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि वहां पे a में क्राइटेरिया था ना, यहां पे भी आपके बेस में क्राइटेरिया होता है कि आपका जो बेस होता है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये दो कंडीशन होती है किस पे? बेस पे। अच्छा, यहां पे एक और चीज होती है जिसको आपको सीखने की जरूरत है, कि यहां पे भी दो केस होंगे। मालूम है? एक केस होगा कि आपका a जो होगा 0 से बड़ा होगा, 1 के बीच में होगा, और दूसरा कि आपका जो a होगा ना ये 1 से बड़ा होगा। इन दो केसेस में अपन स्टडी करते हैं। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ। अच्छा, यहां पे जो आपका x होता है ये तो डोमेन में आता है, डोमेन का डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। पहले कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन लिख लेते हैं। जैसे कि अपन ने लिख लिया log base 2x, ये आपका एक फंक्शन हो गया। मान लो अपन बेस बदल भी सकते हैं, कैसे? log 3x, ये भी लिख सकते हैं अपन। ये भी लिख सकते हैं log, यहाँ पे हम 1/3 भी डाल सकते हैं और x डाल सकते हैं। हम यहाँ पे log 1/4 भी डाल सकते हैं और यहाँ पे x डाल सकते हैं। कहीं पे भी कोई इशू नहीं है, अपन बेस जो है बदल सकते हैं अपने हिसाब से। कहीं पे कोई परेशानी अपने को सामने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, बेस में ये दोनों क्राइटेरिया को अपन ध्यान रखेंगे कि 0 और 1 के बीच में होगा, और हमेशा 1 से मतलब पॉजिटिव होगा, और दो केसेस या तो 0 1 से बीच में या तो 1 से बड़ा। एक और बात याद रखिएगा, आपका बेस जो है a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। क्लियर क्लियर। चलिए अब आते हैं कि ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि लॉगरिथम क्या होता है। इसमें डोमेन और रेंज के बारे में अपने को पढ़ाई करनी है कि भैया लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो सुनिए, लॉगरिथम फंक्शन को लिखते कैसे हैं आप? log ax, ठीक है। अगर मैं आपको इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो यहां पे जो भी x आप डालेंगे, ये x आपका डोमेन होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। क्या होता है आपका? सॉरी गलती हो गई। ये जो आपका x होता है हमेशा आपका ऐसा लिख सकते हो x ग्रेटर देन 0, मतलब बाद में लिखेंगे पॉजिटिव, पहले ऐसे तो शुरुआत करें। x क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी हमेशा। साथ में एक बात और याद रखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब पॉजिटिव हुआ। मुझे लास्ट में लिखना था, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। हमेशा याद रखना कि डोमेन जो होता है x ग्रेटर देन 0 हमेशा 0 से इंफिनिटी यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर होता है।
वहीं पे अगर आप इस फंक्शन के रेंज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे आप, अगर आप इस फंक्शन के रेंज की बात करेंगे तो इस फंक्शन का जो रेंज होता है वो होते हैं सारे के सारे रियल नंबर, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर ये फंक्शन आपका इंक्लूड करके चलता है। किसी भी रियल नंबर को ये फंक्शन कभी भी नहीं छोड़ता है, सबको लेके साथ में चलता है। ठीक है, ये होता है रेंज, ये होता है डोमेन। ए पे कंडीशन बता दी है कि ए 0 से बड़ा होगा, कभी भी ए इक्वल टू 1 नहीं होगा, और इसमें भी दो केस होते हैं, ए 0 से 1 के बीच में हो सकता है, या तो आपका ए जो होता है 1 से बड़ा होता है। चलिए इन सारी बातों को ध्यान रख लिया, कहीं कोई इशू तो नहीं, क्लियर कर दें। चलिए क्लियर कर देते हैं। अभी अपन आ जाते हैं कि आप इस फंक्शन में ग्राफ कैसे बनाओगे। तो इस फंक्शन के ना दो टाइप के ग्राफ होते हैं और अपन को दोनों टाइप के ग्राफ को देखना है। कौन से दो टाइप के ग्राफ होंगे, तो पहला केस यानी कि आपका जो ए जो है अगर वो 1 से बड़ा हुआ तब कैसा ग्राफ बनता है, तो सुनो। तो तब के केस में आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है। मान लो आपने फंक्शन लिखा log बेस 2 लिखा और यहां पे मान लो x रख दिया। ठीक है, तो यहां पे एक बात याद रखिएगा, अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो आपको ये फंक्शन 0 देगा। आंसर क्या देगा आपको, x की जगह अगर 1 रखेंगे तो आपको फंक्शन क्या देगा, 0। तो ये जो x है अगर मेरा 1 है तो फंक्शन ने क्या दे दिया, 0 दे दिया। अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यहां से आता है आता है आता है, ऐसे ऊपर की तरफ ये जो है चला जाता है। ये मेरे फंक्शन का क्या बन गया, प्रॉपर ग्राफ बन गया। क्लियर है, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, ऐसा ग्राफ बनेगा। इसमें एक बात याद रखना, ये जो फंक्शन का ग्राफ है ना कभी भी मेरे x एक्सिस को टच, y एक्सिस को टच नहीं करेगा। जैसे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था ना कि टच नहीं करता था, वैसे इस फंक्शन में भी ये कभी भी टच नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि वो टच करेगा पर कभी भी टच नहीं करेगा। ये एक केस होता है इन टाइप के फंक्शंस के लिए। क्लियर, यहाँ पे आप बेस को 3 4 कुछ भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और यहाँ पे जो सेकंड केस होता है वो भी देख लीजिए। सेकंड केस में मैंने बताया था कि आपका जो a होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने रख दिया log 1/2x। अब इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा वो भी सुन लो। यहाँ पे अगर आपने 1 रखा तब तो आपको आंसर हमेशा कितना, 0 मिलेगा, मतलब आपको जो रेंज है 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपन ग्राफ को बनाते हैं, ऐसा आते हैं ऐसा आते हैं, और इस तरीके से जो ये ग्राफ है जाते हैं। यहां पे भी एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आपका y एक्सिस है, ग्राफ कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। वो दिखेगा कि टच कर रहा है पर कभी भी वो टच नहीं करेगा। तो इस टाइप के ग्राफ आपके इस फंक्शन के होते हैं। ये कौन से टाइप वाले हैं, log 1/2x वाले, या फिर कह सकते हो log 1/3x वाले। इन सभी टाइप के ग्राफ आपके ये हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हैं, कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। चलिए सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, हाँ सर आ चुकी हैं। तो ऐसा करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम क्लोज करते हैं। इतना ही था लॉगरिथमिक फंक्शन। डोमेन रेंज याद रखना, जो कंडीशंस बताए हैं उनको याद रखना, तो फंक्शन जो है आपका ये वाला पूरा हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ने के बाद अपन ऐसा करते हैं, एक नए फंक्शन पे आते हैं जो कि कहलाता है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहते हैं आप इसको, रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन को लिखने का तरीका है कि आप लिखते हैं कि आपका जो fx है वो होता है 1/x। क्या होता है आपका fx, 1/x। यहाँ पे डोमेन और रेंज के बारे में सुनिए। अगर आप fx = 1/x लिखते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन लिखते हैं, तो इसमें डोमेन की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका डोमेन जो हो सकता है वो सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बस 0 नहीं आ सकता। बस कौन नहीं आ सकता बच्चों, बस 0 नहीं आ सकता, बाकी सारे के सारे रियल नंबर आपके डोमेन में आ सकते हैं। वहीं पे अगर आप रेंज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वहीं पे अगर आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज में भी सारे के सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट 0। सारे के सारे रियल नंबर आते हैं पर कौन नहीं आता, आपका 0 जो है कभी भी नहीं आता। तो डोमेन और रेंज हमेशा क्या होता है कि आपका जो हमेशा डोमेन होगा रियल नंबर होगा 0 माइनस करके, 0 नहीं होगा। रेंज में भी सारे रियल नंबर होंगे 0 माइनस करके। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहे तो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं, और इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन में अपन नहीं जाएंगे। अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें दो केसेस होते हैं। एक होता है आपका x > 0 के लिए, और आपका एक केस होता है x < 0 के लिए। ठीक है, तो पहले x > 0 के लिए ग्राफ बनाता हूं। उस केस में जो आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, आपने जो ग्राफ बनाया है ना, ये ग्राफ कभी भी आपके y एक्सिस या कभी भी आपके x एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि एसिम्प्टोट होंगे। हाँ, वो दिखेंगे कि करीब जा रहे हैं पर कभी भी टच नहीं करेंगे। वहीं पे अगर आप x < 0 के लिए बनाते हैं तो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार का आपका बन जाता है। अगेन यहां पे देखोगे कि ये ना x को टच करेगा, ना ही आपके y को टच करेगा, बस हाँ वो दिखेगा कि करीब जा रहा है पर टच नहीं करेगा। इस टाइप से आपका ग्राफ बना है। किसका ग्राफ बनाया है आपने, ये ग्राफ बनाया है आपने fx =
1/x का, जो कि कौन सा फंक्शन था, जो कि फंक्शन था आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। तो अच्छा, रेसिप्रोकल फंक्शन होते क्या हैं? जैसे कि आपने अंदर मान लो 2 डाला तो ये आपको दे देगा 1/2, मान लो अंदर आपने 3 डाला तो ये क्या दे देगा, ये आपको दे देगा 1/3। इस टाइप के फंक्शंस कहलाते हैं आपके कौन से फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। चलिए, आई होप आपको रेसिप्रोकल फंक्शन क्लियर है, कहीं पे कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। डोमेन और रेंज तो मैंने आपको समझा ही दिया है, बढ़िया है। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद ऐसा करते हैं ना, अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक और फंक्शन जो कि कहलाता है आपके पास स्क्वायर फंक्शन। देखिए, स्क्वायर फंक्शन होता क्या है, ऑल्दो बहुत कॉमन फंक्शन है, आपने पहले भी देखा होगा। ये फंक्शन लिखाता है fx बराबर एक्स स्क्वायर। किससे लिखाता है, fx बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसा फंक्शन आपको कहलाता है स्क्वायर फंक्शन। हमेशा से देखा है, बचपन से देखा है। जैसे कि अच्छा, अब ये फंक्शन का प्रॉपर्टी तो जानते हो, अगर आप -2 रखते हो तो ये -2 का होल स्क्वायर करता है, आपको आंसर कितना देता है, 4 देता है। अगर यहाँ पे आप 3 रखते हो तो ये 3 का होल स्क्वायर करता है, आपको आंसर 9 देता है। तो स्क्वायर फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अंदर कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा वो पॉजिटिव देगा। तो अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं स्क्वायर फंक्शन में, तो स्क्वायर फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कोई सा भी रियल नंबर डालोगे स्क्वायर फंक्शन होगा। वहीं पे अगर आप स्क्वायर फंक्शन के रेंज की बात करेंगे तो रेंज ना बड़ी स्पेशल होती है स्क्वायर फंक्शन में। रेंज जो होता है स्क्वायर फंक्शन का, वो हमेशा आपको 0 या पॉजिटिव मिलेगा। देखो, अगर यहाँ पे आप 0 डाल दोगे तो ये एक्चुअली क्या मिल जाएगा, 0 का होल स्क्वायर यानी कि 0 मिल जाएगा। तो रेंज हमेशा 0 होगा या पॉजिटिव होगा, यही इसकी खास बात होती है। इसीलिए इसके रेंज को दिखाने के लिए अपन 0 to infinity इस तरीके से अपन बनाते हैं। अब बात आती है कि स्क्वायर फंक्शन में ग्राफ कैसे बनाओगे। तो देखो, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ना कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, आपके पास वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बना रहे हो तो ऐसा बनेगा। अच्छा, नेगेटिव डालोगे तो भी सेम वैल्यूज, यानी कि ये सिमेट्रिकल हो जाता है और इस तरीके से आपका जो है ग्राफ बन जाता है। कौन से फंक्शन का ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ मैंने बनाया है स्क्वायर फंक्शन का। पॉजिटिव के लिए भी ऐसा, नेगेटिव के लिए भी ऐसा सिमेट्रिकल ग्राफ रहता है आपके वाई एक्सिस के अबाउट। ये कौन सा फंक्शन है, आपका स्क्वायर फंक्शन है। डोमेन और रेंज आपके सामने है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो स्क्वायर फंक्शन के बाद हम एक और फंक्शन की पढ़ाई करते हैं जिसको हम बुलाते हैं हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। समझिए, तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है स्क्वायर फंक्शन का ऑपोजिट होता है। भैया, स्क्वायर रूट फंक्शन अपन लिखते हैं fx = √x। ये फंक्शन कहलाता है कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन कहलाता है स्क्वायर रूट फंक्शन। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने यहां पे अंदर 4 रखा तो ये आपको √4, आंसर कितना देगा, आंसर 2 देगा। कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोचते होंगे कि सर हम बचपन में अगर √4 करते थे तो ये हमको -2 भी देता था। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ेंगे तो √4 आपको -2 नहीं देगा, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू वो कभी भी आपको देगा ही नहीं स्क्वायर रूट फंक्शन। तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अंदर आपने 9 रख दिया तो क्या दे दिया इसने, √9, कितनी वैल्यू दी, आपको 3 दे दी। मान लीजिए आपने अंदर 16 रख दिया तो इसने √16 आपको कितने दे दिया, 4 दे दिया। ये खास बात होती है किसकी, ये खास बात होती है आपके स्क्वायर रूट फंक्शन की। क्लियर है। चलिए, अब इसका डोमेन और रेंज जो है अपन देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो ये सारी चीजें क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं, बढ़िया। तो डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस फंक्शन के डोमेन की बात करोगे ना, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आपके हमेशा याद रखिएगा, अंडर रूट के अंदर हमेशा कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, नेगेटिव वाले नहीं होते। 0 भी हो सकता है, यानी कि डोमेन जो होता है 0 से लेकर इंफिनिटी तक आपके सारे के सारे आते हैं। क्लियर, क्लियर। अच्छा, अगर आप इस फंक्शन के रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो होता है इस फंक्शन का, रेंज भी एक्चुअली 0 से इंफिनिटी होता है। ये सबसे खास बात होती है, क्योंकि मैंने बोला ना माइनस वाले तो कंसीडर ही मत करना। तो डोमेन और रेंज दोनों ही 0 से इंफिनिटी होते हैं। अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओगे तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ये 0 पे ऐसा और इस तरीके से उठ के चला जाता है और ये हमेशा चलते चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता। यहां से शुरू होता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, कभी भी रुकेगा वो नहीं। तो ये था आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी हैं, बाकी तो आप क्लियर ही होंगे स्क्वायर रूट फंक्शन से। अब एक और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं जो अपने को काम आता है। कहां गया वो, हाँ वो है अपने पास स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट के बाद एक स्पेशल लास्ट है आपके पास क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन समझ लो, नाम से तो समझ ही गए होंगे। क्यूब फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे आप वेरिएबल का क्यूब कर देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा fx = x³, तो ये होता है आपके पास कौन सा फंक्शन, क्यूब फंक्शन।
यहाँ पे जो भी नंबर रखोगे उसका क्यूब होके आंसर आ जाएगा। जैसे 2 रखा तो 8 आंसर आ गया। जैसे कि आपने -2 रखा तो -2 के केस में क्या आ गया, आपका आंसर -8 आ गया। तो इस तरीके से आप क्यूब फंक्शन की पढ़ाई कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात अपन कर लेते हैं तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, वो डोमेन होते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स आप रख सकते हैं। वहीं पे अगर इस फंक्शन के रेंज की बात करोगे तो रेंज भी सारे के सारे रियल नंबर हो जाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है वो देख लो। तो इस फंक्शन का ग्राफ जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। ये आपका x = 0 है, ऐसे आता है, यूं आके या ऐसे आके यूं आपका फंक्शन का बनता है ग्राफ। किसका फंक्शन का ग्राफ बनाया मैंने? तो मैंने बनाया है fx = x³। इसका ग्राफ मैंने बनाया है। आई होप आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है। याद ही रखना पड़ेगा ग्राफ, और कोई ऑप्शन तो अपने पास है नहीं। चलिए, तो क्यूब फंक्शन को पढ़ने के बाद एक लास्ट फंक्शन और पढ़ लीजिए। अरे भाई कहां गया? क्यूब फंक्शन को पढ़ने के बाद एक लास्ट फंक्शन अपने पास है, क्यूब रूट फंक्शन, जो कि क्यूब फंक्शन का ऑपोजिट होता है। देखिए, तो क्यूब रूट फंक्शन कुछ इस प्रकार होता है, fx = x⁻⁴। यहां पे एक बात देख लो, जैसे कि आप यहां पे 8 रखोगे तो 8⁻⁴ आपको क्यूब रूट मिलेगा, यानी कि 2 मिलेगा। जैसे कि यहां पे आपने 27 रख दिया तो 27⁻⁴ क्या मिलेगा? आपको 3 मिलेगा। समझ गए क्यूब रूट फंक्शन? डोमेन और रेंज की बात कर लूं तो डोमेन और रेंज दोनों जो होते हैं इस फंक्शन के रियल नंबर होते हैं। डोमेन भी रियल नंबर होता है और इस फंक्शन का जो रेंज होता है वो भी आपके पास रियल नंबर होता है। क्लियर है? तो डोमेन और रेंज दोनों इस फंक्शन के क्या होंगे? आपके रियल नंबर होंगे हमेशा हमेशा के लिए। अगर मैं ग्राफ बना दूं इस फंक्शन का तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ये यूं आएगा, फिर अरे थोड़ा सा गलत बन गया, माफ करना उसके लिए। ये इस तरीके से ऊपर और इस तरीके से जो है आपका बनता है नीचे। ये फंक्शन किसका है? ये ग्राफ किस फंक्शन का है? आपके पास क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ है। ये ऊपर जाता है और ये जो है कुछ इस तरीके से आपका नीचे जाता है। याद रखिएगा किसका ग्राफ है? fx = x⁻⁴ का आपने ये ग्राफ बनाया है। तो इतना ही था आपके पास ग्राफ ऑफ फंक्शन में, और इतने ही ग्राफ मुझे आपसे डिस्कस करने थे। एंड विथ दिस वी कम टू एक और बच गया, रैशनल फंक्शन। बहुत इजी है, बता चुका हूं, ग्राफ वगैरह नहीं बनाएंगे इसमें। सिंपल देख लो, रैशनल फंक्शन छूट गया था गलती से। इस फंक्शन में आप लिखते हैं फंक्शन अगर fx है तो ये फंक्शन जो होता है दो फंक्शंस का रेसिप्रोकल होता है। ऊपर px होता है, एक नीचे qx होता है। बस इसमें नीचे से एक बात ध्यान रखना, जो नीचे वाला फंक्शन qx है ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके ग्राफ वगैरह की अपन बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत सारी चीजों पर जो है डिपेंड करता है। तो बस इतने ही ग्राफ्स मुझे आपसे डिस्कस करने थे, डोमेन और रेंज डिस्कस करने थे। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर अच्छे से होंगी। तो यहां पे अपन इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड एट लास्ट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। ये वो जगह है जहां पे एजुकेशन फ्री है, आप सारी वीडियोस को सीक्वेंसिंग में एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या करना, आप गूगल क्रोम खोलना, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट खोलना www.magnetbrains.com। ये क्लास 11th पे सेलेक्ट कर लेना, तो क्लास 11th में जितने भी कोर्सेस हैं आपको मिल जाएंगे। मान लो मैथ्स पढ़ना है तो ये वॉच नाउ का ऑप्शन आपको मैथ्स के नीचे मिल जाएगा, उसको क्लिक करना तो आप जो है मैथ्स के सारे कंटेंट को देख सकते हैं। उसमें कंटेंट देख के जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर के वीडियो पे क्लिक करना, उसका वीडियो प्ले हो जाएगा। एंड दैट टू व्हाट? फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी 3 काम तो आप करोगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो। इतना काम करना है। कुछ भी कमेंट लगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा, पॉजिटिव लगे नेगेटिव लगे, कुछ डाउट लगे उसको भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो बस इतना ही था इस ग्राफ के सेशन में। आई होप आपको ग्राफ जो है सारे क्लियर हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी अभी रिलेशन फंक्शन में और बहुत सारी बातें हैं जिनको अपन और ज़्यादा जो है धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स फॉर मोर ऑफ दी वीडियोज़।